क्या हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं से अब विश्वास उठ चुका है? अगर नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे को सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बजाय अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने का फैसला क्यों लिया है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी अब भरोसा उठ चुका है? चुनाव आयोग से तो पहले ही विपक्ष का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जिस तरीके से आए, नतीजों की निष्पक्षता पर, चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर ममता बनर्जी क्यों जा रही हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में? क्या इससे हमारे देश की छवि पर खराब असर नहीं पड़ेगा? दोस्तों, इससे पहले खबर आई थी कि ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में बंगाल चुनाव नतीजे को चैलेंज करने वाली है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ज्ञानेश का नहीं। मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि बंगाल में मेरी नैतिक जीत हुई है। वह चाहे तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहे तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। इसलिए अब ममता बनर्जी ने सीधे अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने का फैसला कर लिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनावी नतीजों को धांधली करार दे दिया है, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने सबूत भी पेश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, जब किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी कोर्ट में, तो याचिकाकर्ता के पास उसके लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए, और इस समय ममता बनर्जी सबूत पे सबूत भी दे रही हैं। तो क्या सबूत दिया है ममता बनर्जी ने? क्या सबूत पेश करेंगे? दोस्तों, ये अब सबके सामने भी आ चुका है। देखिए, अगर मैं बंगाल चुनाव नतीजे की बात करूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 200 प्लस सीटें मिली हैं। वहीं टीएमसी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही आंकड़ा है जो 2021 चुनाव नतीजे का था। 2021 चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो टीएमसी को 200 प्लस सीटें मिली थी और बीजेपी को करीब 80 सीटें मिली थी। कहा जा रहा है 2026 चुनाव का नतीजा ठीक 2021 की तरह, बस आंकड़े उलट गए हैं। बंगाल चुनाव नतीजे के बाद आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बंगाल में कुल 2,92,24,804 वोट मिले हैं। वहीं टीएमसी को बंगाल में 2,60,13,377 वोट मिले हैं। अगर दोनों के बीच का अंतर आप देखेंगे तो ये अंतर आता है 32,11,427। तो इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए ममता बनर्जी ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान किया है कि ये जो 32 लाख का अंतर है, ये जानबूझकर किया गया है। उन्होंने एसआईआर का भी हवाला दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर में 91 लाख वोट काटे गए हैं। इस तरह से हर सीट पर 30 लाख वोटों का अंतर आ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल की 176 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर 30,000 से भी कम है। वहीं 117 सीटों पर जीत का अंतर 30,000 से ज्यादा है। यही आधार बनाया है ममता बनर्जी ने। इस आधार पर उन्होंने खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर आई कि वो अब इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती देंगी। ममता बनर्जी साफ तौर से कह रही हैं कि अगर एसआईआर नहीं हुआ होता, अगर एसआईआर के बाद 91 लाख लोगों के नाम नहीं काटे गए होते, तो बंगाल में चौथी बार भी ममता की सरकार बनती। दोस्तों, एक और आंकड़ा सामने आया है। दोस्तों, बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, और एसआईआर के बाद जब हर विधानसभा सीट पर 30,000 का वोट कटा, तो यही जो वोट कटा है, इसी मार्जिन का, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यही आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बड़ा सवाल यह है, अगर ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट में जाती हैं तो क्या उन्हें वहां पर न्याय मिलेगा, और क्या इससे हमारे देश की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? वही इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से तमाम नेता अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेकर बंगाल चुनाव की सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध करा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इस समय विपक्ष के तमाम नेता गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, जब एसआईआर का मामला आया था, तब भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसे असंवैधानिक बताया गया था। कहा जा रहा था कि एसआईआर को रद्द करना चाहिए, लेकिन रद्द नहीं हुआ था। उसके बाद याद करिए, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, जब काउंटिंग होने वाली थी 4 मई को, उससे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग बूथ पर लगाया गया है, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस याचिका को भी देश की बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया था। इसीलिए अब ममता बनर्जी, कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ना जाकर इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष मानने को कोई तैयार भी नहीं है, और ये सब हवा में नहीं किया जा रहा। इसके लिए बाकायदा सबूत भी दिख रहे हैं। अगर आप कुछ बातों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। जैसे कि जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष को चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कम मार्जिन वाली सीट में बेईमानी भी हो जाती है। लोकल पुलिस भी, कहा जा रहा है, परेशान करती है। सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं 50-50 गाड़ियों के साथ चलते हैं, लेकिन विपक्ष वाले सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चलते हैं। चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ढील देता है, बल्कि विपक्ष को पूरी तरीके से टाइट रखता है। बंगाल चुनाव में नेताओं ने किस कदर नफरत फैलाई, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मजाल है कि ज्ञानेश कुमार ने किसी को नोटिस तक दिया हो, नहीं दिया। वहीं जब विपक्ष के नेता चूक करते हैं तो चुनाव आयोग तुरंत उनको नोटिस भेज देता है। क्या यही है चुनाव आयोग की निष्पक्षता? इसीलिए इस समय ज्ञानेश कुमार कटघरे में है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते, ये सिर्फ सत्ता के चाटुकार। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष सिर्फ आरोप लगाकर चुप रहेगा? विपक्ष की हार का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। लोकसभा हारे, मशीन पर चुप,
हरियाणा हारे, मशीन पर चुप। महाराष्ट्र हारे, ईवीएम पर चुप। दिल्ली हारे, मशीन पर चुप। बिहार हारे, मशीन पर चुप। बंगाल हारे और अब असम हारे। ईवीएम पर चुप हैं, उसके खिलाफ कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया गया। चुनाव से पहले एसआईआर जिम्मेदार हो जाता है, चुनाव के दौरान ईवीएम जिम्मेदार हो जाता है, चुनाव के बाद ईडी सीबीआई जिम्मेदार हो जाती है। तो बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस रणनीति है या सिर्फ बहाना? अगर आरोपों में सच में दम है तो क्या ईवीएम, एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया पर खुलकर स्टैंड लेकर बाइकआउट करेंगे या फिर हार के बाद नैरेटिव ही बदला जाएगा?